हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेपर जो हमारे पेपर में अनिवार्य रूप से पूछेगा। आज जो हम दावा करते हैं कि 100% आपके पेपर में यही बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। जितने भी आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ये 100% हमारा दावा है कि यही आएगा। आप लोग इसे देखना न भूलें, पूरे अंत तक वीडियो में बने रहें। पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, क्या बताया जा रहा है ये जानेंगे आप लोग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, एक और बात कह दे रहे हैं कि पेपर को कैसे हल करते हैं और कैसे आपके पेपर में ये बहुविकल्पी प्रश्न करने रहेंगे, ट्रिक करना रहेगा या ओमारशीट पे गोला भरना रहेगा। ये सारी चीज़ इसमें बताया जाएगा इस वीडियो में। तो हम देखते हैं पहले प्रश्न को, ठीक है। पहला हमारा प्रश्न दिया है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। हमको बताना है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग के, दूसरा दिया है शुक्ल युग के, तीसरा दिया है भारतेंदु युग के और चौथा दिया है क्या, शुक्लोत्तर युग के, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे इसमें कि द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं, शुक्ल युग के कवि कौन से हैं, भारतेंदु युग के कवि कौन से हैं और शुक्लोत्तर युग के कवि कौन से हैं। देखिए, इसी में से हमको बताना है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो हम जान लेते हैं क्या, द्विवेदी युग के कवियों के नाम, ठीक है। तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब दूसरा नंबर दिया है शुक्ल युग। शुक्ल युग के कवि हैं रामचंद्र, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। ये शुक्ल युग के अंतर्गत और भी कवि हैं जो शुक्ल युग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और भारतेंदु युग के अंतर्गत जैसे प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये क्या हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के पंडित क्या, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर दिया है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक, ठीक है। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं नागार्जुन, रागेय राघव, शिवमंगल सिंह, ठीक है। ये सारे क्या हैं, शुक्लोत्तर युग के कवि हैं, ठीक है। बात समझ गए, सभी को जान गए किस युग के कौन से कवि हैं। अब देखिए, प्रताप नारायण मिश्र जो है, ये तीसरा नंबर ऑप्शन जो दिया है भारतेंदु युग, ये इस युग के क्या है, लेखक हैं, ठीक है ना। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है। पहला प्रश्न समझ में आ गया। और एक बात जान जाइए, जैसे हम बताए हैं कि ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है, तो आप लोग के पेपर में जो है प्रश्न देंगे 1 2 3 4, और जैसे ABC करके दिया है और 20 तक दिया रहेगा। 20 प्रश्न आता है, आएगा आपके पेपर में बहुविकल्पीय। यहाँ पर लिखा रहेगा A, B, C और D। यहाँ पे गोला बनाया रहेगा 4 ठो। अब देखिए, इसमें से हमारा C सही है ना, तो C के सामने पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन में ये 4 ठो गोला दिया गया है और ABC 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, तो C सही है, तो हम C के सामने का गोला भर देंगे। बात समझ में आया? इसी तरह हमको हल करना है, ठीक है। बात समझ में आया? ओमार शीट पे हम लोग को भर देना है, पेपर पे ट्रिक नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। हम लोग को बताना है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। पहला दिया है जैनेन्द्र, दूसरा दिया है यशपाल, तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और चौथा दिया है प्रेमचंद्र, ठीक है। तो आप जानिए, प्रेमचंद्र जो हैं सेवा सदन के लेखक हैं। कौन है? प्रेमचंद्र सेवा सदन के लेखक हैं। अब देखिए, जैनेन्द्र कुमार हैं, ठीक है। जो जैनेन्द्र जी हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे त्यागपत्र, मुक्तिबोध, ठीक है, इनका ये रचना है। उसी तरह जयशंकर प्रसाद का कमायनी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का कमायनी, चित्रधारा, ठीक ना, ये सब क्या है, ये इनकी रचनाएं हैं। बात समझ में आया? इन
जो भी आप लोग को रचनाएं बताई जा रही हैं और जिनके नाम से बताई जा रही हैं, उनका नाम और रचना का नाम आप लोग याद रखेंगे तो किसी प्रकार का आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर प्रश्न पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि जयशंकर प्रसाद के एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है, या रचना का नाम बताइए, तो आप जानते रहेंगे तभी ना बताएंगे। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जो रचना है वो कामायनी है, तीर्थधारा है और भी सारे बहुत हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह जिस तरह हम बताए हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न में मान लीजिए कि दूसरा था तो यहाँ पे ए बी सी करके दिया रहेगा, ठीक है, और डी, तो यहाँ पे 4 गोले दिए रहेंगे। उसी तरह उसी क्या कर लेंगे, डी नंबर सही है तो यहाँ पे डी भर लेंगे दूसरे में, ठीक है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, देखिए यहाँ प्रश्न आ गया है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, जयशंकर प्रसाद का इसमें नाटक नहीं है, वो बताना है हम लोग को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है हम लोग का ध्रुव स्वामिनी, दूसरा ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन दिया है लहरों के राजहंस और चौथा दिया है स्कंदगुप्त। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ये ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है, चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है और स्कंदगुप्त भी क्या है, जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। इसमें से लहरों के राजहंस जो है, क्या लहरों के राजहंस, वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही है, सी, ठीक है ना। कौन सा सही है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, लहरों के राजहंस, ठीक है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि शुक्ल युग की समय अवधि है, शुक्ल युग की समय अवधि हम लोग बताना है। पहला दे रहा है ऑप्शन कि 1990 से 1918 ईस्वी तक, क्या 1990 से 1918 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1936 से 1943 ईस्वी तक और तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि 1919 से 1938 तक और चौथा ऑप्शन दे रहा है 1850 से 1990 ईस्वी तक। तो हम लोग को बताना है कि कब तक शुक्ल युग की समय सीमा है, समय अवधि है। तो देखिए समय अवधि शुक्ल युग की 1919 से 1938 तक है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। बात समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 5 नंबर प्रश्न दिया है कि रीति की रचना है, क्या प्रश्न दे रहा है, रीति काल की रचना है, हम लोग को बताना है। देखिए इसका ऑप्शन दे रहा है, यहाँ दिया है, पहला दिया है, क्या दिया है, रामचरितमानस, दूसरा दे रहा है प्रेम माधुरी, तीसरा दे रहा है प्रिय प्रवास और चौथा दे रहा है कि रामचंद्रिका। इसमें बताना है कि रीति काल का इसमें से कौन सा रचना है, ठीक है, क्या है, रीति काल का रचना हम लोग को बताना है कि इसमें से रीति काल की रचना कौन है। तो देखिए इसमें से रीति काल की रचना रामचंद्रिका है, क्या है, रामचंद्रिका। ये आपका डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गया, ए यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए और यहाँ डी, ठीक ना, ऊपर नीचे हो गया है। आगे देख लीजिए, आगे 6 नंबर प्रश्न दे रहा है। 6 नंबर प्रश्न है कि साहित्य और कला रचना है, क्या बताना है हम लोग को, साहित्य और कला किसकी रचना है, ये हमको लेखक का नाम बताना है, किसके लेखक कौन है, साहित्य और कला के। देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन दे रहा है भगवत शरण उपाध्याय और चौथा ऑप्शन दे रहा है जयप्रकाश भारती। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए पहले एक और बात जान जाइए कि इनकी जो जो रचनाएं हैं उनका भी नाम जान जाइए कि पद्मलाल की रचनाएं क्या है, पद्मलाल पूनालाल की कुछ रचनाओं के नाम हम जानेंगे। तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी का
रचना है हिंदी साहित्य, क्या, हिंदी साहित्य विमर्श, प्रबंध परिजात, क्या है, प्रबंध परिजात। उसी तरह सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं के नाम जानेंगे। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं गुंजन, युगांत, स्वर्ण धूलि, ठीक ना, क्या है, स्वर्ण धूलि, ये इनकी रचना है सुमित्रानंदन पंत की। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। और भगवत सरल उपाध्याय की रचनाओं के नाम जानेंगे तो देखिए ये क्या, साहित्य और कला, ये किसका रचना है? भारतेंदु। देखिए जयप्रकाश भारती का देखेंगे तो जयप्रकाश भारती का रचना है हमारा हिमालय की पुकार अथाह सागर, क्या, हिमालय की पुकार और अथाह सागर इनकी रचना है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, 7 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। हम लोग को बताना है कि दीपशिखा ये किसकी रचना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रहा है कि महादेवी वर्मा, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा दे रहा है क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन से क्या हैं इसके रचनाकार हैं दीपशिखा के, ठीक है ना। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो एक बात जान जाइए, इसके जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? दीपशिखा महाकाव्य संग्रह के ये रचनाकार हैं। ये कौन रचनाकार हैं? महादेवी वर्मा। अब एक बात जान जाइए, जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं, आप लोग जानते हो इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं की है। तो उनमें से क्या है, झरना, आंसू, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद की ये सारी रचनाएं हैं। बात समझ में आया? अब देखिए आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के रचनाएं हैं क्या, बिखरे मोती, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान का ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जैसे अप्सरा, अलका, उसके बाद दिया है प्रभावती, कुल्ठी भाट, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं, किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और देखिए दीपशिखा के जो लेखक हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। हम लोग को बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन दे रहा है पांडे बेचन शर्मा उग्र। हम लोग को बताना है कि इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, किसने क्या भूलूं क्या याद करूं ये लिखा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन का ये रचना है। किसका रचना है? हरिवंश राय बच्चन का। बात समझ में आया? अब देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन का है, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे इनको, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन जो फिल्म स्टार हैं उनके ये पिता हैं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए रामविलास शर्मा का कुछ रचना है जैसे प्रगति, क्या, प्रगति, और इनका और रचना है जो इनका और रचना है वो क्या है? परंपरा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है जैसे मेरी यूरोप यात्रा, भारतीय शिक्षा, ये किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र का कुछ रचना है जैसे चुंबन, चार बेचारे, ठीक है, और गंगा का बेटा,
ये इनका रचना है किसका? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। अब इसमें से पहला ऑप्शन हम लोग का सही है, इस पे हम लोग क्या कर लेंगे? ट्रिक कर लेंगे, ठीक है ना, गोले में भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? हम लोग को बताना है कि बिहारी लाल जो हैं वो किस युग के लेखक हैं या कवि हैं। तो पहला दे रहा है आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन दे रहा है रीति काल, तीसरा ऑप्शन दे रहा है भक्ति काल और चौथा दे रहा है आदिकाल। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि ये किस युग के किस काल के कवि हैं। तो देखिए ये रीति काल के क्या हैं? कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। और जो भी युग दिए गए हैं जैसे आधुनिक युग या आधुनिक काल, ठीक ना, इसमें कौन कौन से लेखक आते हैं, कुछ लेखकों का नाम हम जानेंगे, ठीक ना। और देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि किस युग के लेखक हैं, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आधुनिक काल के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, क्या? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये किस युग के लेखक हैं? ये क्या है? आधुनिक युग के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन, ये दूसरे ऑप्शन में आप लोग जानते ही हैं बिहारी लाल इस युग के कवि हैं, रीति काल के। अब आता है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल के कवि कौन कौन से हैं? तो जैसे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, ये क्या है? भक्ति काल के कवि हैं। अब देखेंगे आदिकाल के कवियों के नाम। ठीक है, आदिकाल के कवियों के नाम, जैसे प्रथम जो कवि हैं वो हैं वाल्मीकि जी। क्या है? वाल्मीकि जी, जिसने क्या किया था? रामायण को लिखा था। अब देखिए इसके अंतिम कवि आदिकाल के जो कवि हैं, अंतिम आखिरी कवि जो हैं वो क्या है? अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो। ये आदिकाल के लास्ट कवि थे और प्रथम कवि वाल्मीकि जी हैं। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 10 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा, क्या तारपुस्तक के संपादक हैं? हम लोग को बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है केशव, दूसरा दे रहा है क्या? नरेंद्र शर्मा, उसके बाद दे रहा है तीसरा भवानी प्रसाद मिश्र और चौथा ऑप्शन दे रहा है सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञाय। ठीक है, अब जान जाइए कि सचितानंद हीरानंद ही क्या है? तारपुस्तक का लेखक हैं, रचनाकार संपादक हैं। क्या? तारपुस्तक का, ठीक है ना। तारपुस्तक का रचनाकार कौन है? सचितानंद हीरानंद वात्सल्य, यानी कि हमारा ये चौथा नंबर ऑप्शन सही है, तारपुस्तक का। ठीक है ना, इन्होंने ही इसे संपादित किया था या लिखा था। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि संचारी भाव की संख्या है। हमको बताना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है 27, दूसरा दे रहा है 29, तीसरा दे रहा है 31 और चौथा दे रहा है 33। ठीक है ना, तो हम लोग को बताना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो देखिए काव्यों के लिए, महाकाव्यों के लिए हमारे संचारी भाव की संख्या है 34। संचारी भाव की अगर संख्या माने, ठीक है, तो ये होती है 33। क्या होती है? 33, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 12 नंबर प्रश्न है कि मुख मयंक सममंजू, क्या दिया है? मुख मयंक सममंजू मनोहर पंक्ति कौन सा अलंकार है? इसमें हम लोग को बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हमारा छंद दिया है कि मुख मयंक राम मंजू मनोहर, ये पंक्ति दिया है। इसमें बताना है हम लोग को कि कौन सा अलंकार है। पहला अलंकार दे रहा है रूपक, दूसरा दे रहा है अनुप्रास,
तीसरा दे रहा है उपमा और चौथा दे रहा है उभय अलंकार। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए इसमें उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? मुख मयंक सम मंजू मनोहर में उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना, क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो देखिए रोला छंद में, ठीक है, रोला छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो हम जानते हैं कि 4 चरण होते हैं। ठीक है, कितने चरण होते हैं? 4। और एक सम चरण कहलाता है और एक विषम चरण कहलाता है। क्या कहलाता है? छंद में 4 चरण होते हैं। पहला जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय और चतुर्थ। ठीक है ना, तो पहले और तीसरे को विषम चरण कहते हैं और दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। ये 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब देखिए रोला छंद की बात कर रहा है, तो रोला छंद में क्या न 22 मात्राएं होती हैं, ना 36 होती हैं और ना ही 12 होती हैं। ये होती हैं हमारी 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारे, ठीक है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग बताना है हम लोग को। निष्कपट शब्द में उपसर्ग कि कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए इसका पहले हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संधि विच्छेद। तो निष्कपट का संधि विच्छेद हो जाएगा निह, विसर्ग लग गया, प्लस कपट, कपट। ठीक है ना। अब देखिए अगर इसका संधि विच्छेद सही कहें तो क्या हो जाएगा? नी होगा उपसर्ग इसमें। ठीक ना, क्या होगा? नी। ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन देखिए संधि विच्छेद के अनुसार ये आप लोग का संधि विच्छेद इसका होगा। ठीक ना, जब भी विसर्ग के साथ अगर कोई व्यंजन आता है, जैसे क का जब ये किस संधि का है? व्यंजन संधि का। ठीक ना, ये व्यंजन संधि का है, जिसमें क्या होता है, इसमें हमारा हो जाएगा क्या? निस। क्या हो जाएगा? ये निस हो जाएगा। ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निह कपट। ठीक ना, यानी कि ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? पहला दे रहा है इक, दूसरा दे रहा है इतिक और तीसरा दे रहा है सा और चौथा दे रहा है क। हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसमें क्या बताना है? हम लोग को प्रत्यय बताना है। तो इसका भी पहले हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, तो हो जाएगा साहित्य। क्या हो जाएगा? साहित्य। साहित्य प्लस क्या हो जाएगा? इक। क्या हो जाएगा? साहित्यिक। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें प्रत्यय हमारा क्या होगा? इक। क्या हो जाएगा? इक, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है धान कोठी में कौन सा समास है? हम लोग को क्या बताना है? समास बताना है कि धान कोठी में कौन सा समास है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है अव्ययीभाव समास, दूसरा दे रहा है कर्मधारय समास, तीसरा दे रहा है तत्पुरुष और चौथा दे रहा है द्विगु समास। तो देखिए हम बात करते हैं किस चीज़ का? धान कोठी का। ठीक है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा धान के लिए क्या? कोठी यानी घर। ठीक ना, या जैसे हम धान के लिए कोई कोठली वोठली रखते हैं उसको भी कह सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए धान कोठी में अगर हमारा कोई समास होगा
तो होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। धान कोठी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है कि गोरा का तत्सम रूप है। गोरा का तत्सम रूप है, हम लोग को क्या बताना है? गोरा का तत्सम रूप। तो पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें गौर, तीसरा दे रहा है, नहीं सॉरी, दूसरा दे रहा है सफ़ेद, तीसरा दे रहा है गोरी और चौथा दे रहा है गोर। ठीक है ना। गोरा शब्द क्या? तत्सम रूप बताना है। क्या बताना है? तत्सम रूप। तो आप लोग बताइए गोरा का तत्सम रूप क्या होगा? तो देखिए गोरा का तत्सम रूप हमारा होगा गौर। क्या हो जाएगा? गौर। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही है। इस पर टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि सदैव का संधि विच्छेद होगा। सदैव का संधि विच्छेद होगा। इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा कि सदा धन इव, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सदा धन एव, तीसरा ऑप्शन दे रहा है सदय, सदय एवं क्या? एव। ठीक है ना। उसके बाद दे रहा है तीसरा चौथा ऑप्शन कि सदा धन अयव। ठीक है ना। हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए सदैव का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा सदा धन एव। क्या हो जाएगा? सदा धन एव। तो देखिए ये हमारा जो जिसमें संधि ये संधि विच्छेद बनेगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है। ये संधि है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि स्वर संधि है। कौन सा संधि है इसमें? वृद्धि स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न है फलेन। क्या? फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलेन शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है द्विवचन चतुर्थ विभक्ति। पहला ऑप्शन दिया है द्विवचन चतुर्थ विभक्ति। दूसरा ऑप्शन दे रहा है एक वचन पंचमी विभक्ति। तीसरा ऑप्शन दे रहा है बहुवचन षष्ठी विभक्ति और चौथा ऑप्शन दे रहा है एक वचन तृतीय विभक्ति। तो हम लोग को बताना है कि फलेन शब्द में वचन और विभक्ति। तो देखिए फलेन शब्द में एक वचन, ठीक है, एक वचन और तृतीय विभक्ति है। एक वचन और तृतीय विभक्ति, यानी कि हमारा चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन बताना है। क्या बताना है? हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है कि मध्यम पुरुष द्विवचन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है उत्तम पुरुष एक वचन, तीसरा दे रहा है प्रथम पुरुष एक वचन और चौथा ऑप्शन दे रहा है उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो देखिए हस्ती शब्द का बात करें तो ये है एक वचन और प्रथम पुरुष। क्या है? एक वचन प्रथम पुरुष। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, एक वचन प्रथम पुरुष। ठीक है, अब आप लोग से यही कहना है कि वीडियो में डेली बाय डेली प्रतिदिन क्लास 6 टाइम 6 बजे से आपका क्लास चलता है। ठीक है, आपका समय निर्धारित कर दिया गया है। 6 बजे से आप जुड़ना ना भूलें और शाम 6 बजे से डेली बाय डेली बोर्ड पे भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, कुछ समयों के बाद जब तक चल रहा है। ठीक ना, त्यौहार का माहौल चल रहा है, इसलिए आप लोग का रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ रहा है। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो में अंत तक बनकर वीडियो को पूरा देखें कि पेपर में आसानी से पेपर को हल कर सकें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ध्यान रखिए कि अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं हमेशा तो आपको कोई भी विषय आपको छोड़ा नहीं जाएगा। हर पेपर का तैयारी करा दिया जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से बोर्ड पेपर दे सकते हैं और दावा करते हैं कि 100 में 100% गारंटी है कि आप लोग को जो पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा, उसको छोड़कर कहीं और से नहीं आएगा। तो
वीडियो में अंत तक बनकर सारे वीडियो को देखें। और लाइव क्लास भी चलता है मैथ और साइंस का, ठीक है, इंग्लिश का भी चलेगा, हिंदी का भी, सारे विषयों का चलेगा। आप लोग बस जुड़ना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।